हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 18वीं सदी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल थी, विवेचना कीजिए। या फिर 18वीं शताब्दी की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। या फिर 18वीं शताब्दी को अंधकार के युग के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक ही है, तीनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, इसका आंसर यही आएगा। और इस क्वेश्चन को ना अच्छे से प्रिपेयर कर कर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे प्रस्तावना, फिर लिखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत में आए विदेशी यात्रियों और भारतीय लेखकों के वृत्तांतों ने 18वीं शताब्दी के भारत के समाज की बिगड़ी हुई स्थिति का बड़ा दुखद चित्रण किया है। देखिए, पहले क्या होता था, भारत में विदेशों से लोग आते थे, ठीक है, और वो भारत का भ्रमण करते थे, और भ्रमण के दौरान जो भी वो चीज देखते थे वो अपने यात्रा वृत्तांतों के अंदर लिख लेते थे। तो ऐसे ही 18वीं शताब्दी में भी विदेशों से लोग आए भारत का भ्रमण करने के लिए, और उस टाइम पे उन्होंने भारत की बड़ी ही बेकार स्थिति को देखा। ठीक है, बड़ी ही बिगड़ी हुई स्थिति को देखा, और उन्होंने वो अपने यात्रा वृत्तांतों में लिख लिया। और जो भारतीय लेखक है, ठीक है, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में 18वीं शताब्दी के भारत के समाज की बिगड़ी हुई स्थिति को लिखा। ठीक है, तो इन दोनों के यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से हमें 18वीं शताब्दी के भारत के समाज की बिगड़ी हुई स्थिति का पता चलता है। उसके बाद क्या हुआ, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, असीमित अशांति का युग प्रारंभ हुआ, मतलब ऐसी अशांति जिसकी कोई सीमा ना हो। और मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के साथ ही क्या हुआ, जो छोटी छोटी शक्तियां थी ना, वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए खड़ी हो गई। ठीक है, और फिर उनके बीच आपस में लगातार लड़ाई होती रही, जिसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक उत्तर भारत के अधिकांश भाग में न तो कोई शासक था, न कोई शासन था, न कोई कानून थे, और न ही कोई सुरक्षा थी। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो शक्तिशाली लोग थे वो दुर्बलों पर हावी रहते थे। ठीक है, दुर्बलों पर अत्याचार करते थे। चारों तरफ अराजकता छाई हुई थी। अब आप सोचिए, जहाँ पर ना शासन होगा, ना कानून होगा, ना सुरक्षा होगी, ना शासक होगा, ठीक है, वहां का माहौल कैसा होगा, अराजकता पूर्ण होगा। अब देखिए, 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज राजनीतिक प्रगति के प्रति उदासीन था। जैसा 15वीं और 16वीं शताब्दी में ना कुछ ऐसे संत थे जिन्होंने मध्यकाल में आए धर्म की कुरीतियों को सुधारने का प्रयत्न किया था। लेकिन 18वीं शताब्दी में ऐसा कोई संत, कोई धर्म प्रचारक सामने नहीं आया जो अंधकार में पड़े इन भारतीयों को सही रास्ता दिखा सके। ठीक है, जैसे नानक चैतन्य और कबीर ने किया था, वह अज्ञान के अंधकार में डूब गए थे। इसलिए 18वीं शताब्दी भारत के धार्मिक इतिहास में अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ इतिहासकार तो यह मानते हैं कि वास्तव में मुगल साम्राज्य का पतन राजपूत, मराठा, सिख आदि का कट्टर मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा लागू किए असहनीय कानूनों के प्रति लगातार संग्राम के कारण हुआ। अब क्या बोलते हैं कुछ इतिहासकार, जब मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, जो औरंगजेब था ना, वो ऐसी ऐसी नीतियां लेकर आता था जो लोग सहन नहीं कर सकते थे। और इसका विरोध किसने किया, राजपूत, मराठा, सिख, इन लोगों ने विरोध किया, जिसके कारण ना लगातार संग्राम हुआ, और इसी के कारण धीरे धीरे और मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, पतन होना शुरू हो गया। हिंदू मुसलमानों के बीच सद्भाव लुप्त हो चुका था, मतलब सद्भावना की जो भाव था ना, वो गायब होने लगा था। जैसा कि हम अकबर और दारा शिकाओ के टाइम पर देखते थे। इस टाइम पे अकबर और दारा शिकाओ जैसे उदार मुसलमानों का समय नहीं था। ठीक है, जिन्होंने हिंदुओं के शास्त्रों और दर्शनों को सहारा था। अब ये जो दारा शिकाओ है, ये औरंगजेब का बड़ा भाई था। ठीक है, और इनके पिताजी जो थे, वो इनको, दारा शिकाओ को राजगद्दी पर देखना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने क्या करा, धोखे से अपने भाई को मरवा दिया, है ना, मार दिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने, मतलब ये बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, और उनसे, औरंगजेब से काफी अच्छे थे, और इन्होंने हिंदुओं के सारे शास्त्रों, उपन्यासों को भी पढ़ रखा था, तो ये समझते थे। ठीक है, सबको साथ लेकर चलना। लेकिन औरंगजेब को ये सब मंजूर नहीं था, और उन्होंने धोखे से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। अब क्या हुआ था इसके बाद, अब तो मुसलमान शासकों के मन पर धार्मिक कट्टरता छाई हुई थी। परिणाम स्वरूप दोनों जातियों में आपसी सामाजिक व सांस्कृतिक सद्भाव की अपेक्षा दूरी बढ़ने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ, आपसी सामाजिक व सांस्कृतिक सद्भाव जहाँ पर बढ़ना चाहिए था, उसकी अपेक्षा दूरी बढ़ने लगी थी। ठीक है, ये लोग एक दूसरे से दूर होते चले गए धीरे धीरे करके। उसके बाद क्या हुआ, विभिन्न धर्मों द्वारा भ्रा
कि मतलब यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि ब्राह्मण जो लोग थे ना, वो ना शास्त्रों का प्रयोग करके कुछ भी गलत काम करते थे और बोलते थे कि ये शास्त्रों में लिखा है। अब जो लोग थे उन लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़ रखे थे, ठीक है, मतलब जिनके पास ज्ञान ही नहीं है तो वो अंधविश्वास करेगा, ठीक है। किसी के ऊपर कोई आपको बोल दे कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा और उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो और जिसने नहीं पढ़ रखा वो चीज़, तो वो तो विश्वास कर लेगा। जिसकी आपको जानकारी ही नहीं है तो आप उसके बारे में बोलोगे क्या, ठीक है, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो क्या होता था कि सामाजिक बुराई को यह कहकर मान्यता देते थे, पुरोहित जो लोग थे वो सामाजिक बुराई को यह कहकर मान्यता देते थे कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जैसे शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, पुरुषों द्वारा अनेक विवाह की प्रथाओं को आध्यात्मिक व धार्मिक आधार पर उचित ठहराया गया। इसी प्रकार जाति प्रथा, अस्पृश्यता, विधवा स्त्रियों का कोई शुभ उत्सवों में बहिष्कार, ठीक है, दास प्रथा को भी शास्त्र सम्मत माना गया। ऐसा कहा गया कि ये सब चीजें ना शास्त्रों में लिखी हुई है, अतः कहना अनुचित न होगा कि 18वीं शताब्दी असहनीय संस्थाओं और अर्थहीन रीति रिवाजों का युग था, इसीलिए ना इसको अंधकार युग भी कहते हैं हम। अब देखिए 18वीं शताब्दी में जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी। मुगल साम्राज्य एकता तथा मजबूत, यहाँ पर सुदृढ़ता आएगा, ठीक है, औरंगजेब के लंबे तथा मजबूत शासन के दौरान ही विखंडित होने लगी थी। जो मुगल साम्राज्य की एकता थी और मजबूत थी, ठीक है, सुदृढ़ता थी, वो औरंगजेब के आते ही क्या हुआ, टुकड़ों में बंटने लगी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में। उसके पश्चात बाबर के वंशजों ने अपनी वीरता और साहस, योग्यता एवं कूटनीति के द्वारा मुगल साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था तथा उसे संगठित भी किया था। लेकिन अब देखिए अकबर, जहांगीर व शाहजहां के शासन काल में देश का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ, ठीक है, मतलब चारों तरफ से विकास हुआ, किंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यह साम्राज्य विघटित होता चला गया, शीघ्र ही उसका पतन होता गया। 1739 ईस्वी एवं 1747 ईस्वी में कमर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने पतन के बाद स्वतंत्र हुए राज्य मुगलों की केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। अब क्या वो मुगलों के पतन के क्या कारण थे, औरंगजेब की शासन नीति, ठीक है, औरंगजेब की दक्षिण नीति, अयोग्य उत्तराधिकारी, आर्थिक दुर्बलता, सैनिक अव्यवस्था एवं अनुशासनहीनता, अमीरों व सरदारों की नैतिक पतन, ठीक है। मुगल साम्राज्य के बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्ति का उदय होना चालू हुआ था। इसको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे उत्तराधिकारी राज्य हैदराबाद, बंगाल और अवध, नवीन राज्य मराठा, सिख, जाट एवं अफगान, और जो स्वतंत्र राज्य थे मैसूर, केरल एवं राजपूत राज्य। 18वीं, अब इसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है एकदम। अभी मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ बताने की आवश्यकता है मैं वहाँ पर ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि आर्थिक स्थिति में क्या था, शोल एवं कालीन, स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण, धातु कार्य, हथियार इत्यादि भारत एवं विदेशी दोनों बाजारों में मिलते थे। बड़े पैमाने पर घरेलू एवं विदेशी व्यापार, व्यापारी पूंजीपति गठजोड़ को अस्तित्व में लाया और बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। और शैक्षिक स्थिति क्या थी, प्राथमिक शिक्षा व्यापक थी लेकिन उच्च शिक्षा बेहद सीमित थी, ठीक है, जो शुरुआत की शिक्षा है वो तो बहुत थी, लेकिन जो उच्च शिक्षा होती है, ठीक है, जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की शिक्षा तो आराम से मिल जाती थी, लेकिन कॉलेज की बात करें तो उतनी आसानी से नहीं थी, सीमित थी वो, कहीं 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 ही थी, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। महिलाओं की स्थिति कैसी थी ये भी पढ़ लेना। उच्च वर्ग की महिलाएं घर पर रहती थी, निम्न वर्ग की महिलाएं अपने परिवारों के साथ हाथ बटाने के लिए खेतों एवं घरों से बाहर काम करती थी। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही वर्ग में पर्दा प्रथा आम थी, ठीक है, दोनों ही में मतलब पर्दा प्रथा उस टाइम पर भी थी। हिंदू विधवा महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। दहेज जैसी बुरी प्रथा विशेष रूप से बंगाल और राजपूताना में व्यापक थी। और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी ये पढ़ लेना, ठीक है, दास्ता प्रथा, कला एवं स्थापत्य की स्थिति क्या थी। 18वीं सदी को लेकर इतिहासकार के विभिन्न मत, एक क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है, 18वीं शताब्दी को लेकर इतिहासकार के विभिन्न मतों को बताइए।
तो यहाँ पर देख लीजिए, अंधकार युग को भी बोला है, बदलाव एवं निरंतरता का युग भी कहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल के पतन के बाद अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिन्होंने अपना अपना साम्राज्य विस्तार किया। इनमें अवध, बंगाल, मराठा, मैसूर शामिल थे। इसलिए कुछ इतिहासकार 18वीं सदी को बदलाव एवं निरंतरता का युग मानते हैं। इतिहासकार के मत जैसे विलियम इरविन है तथा यदुनाथ सरकार ने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब को ही दोषी माना है। इनका मानना है कि औरंगजेब के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण को दोषी नहीं माना जा सकता। विभिन्न कारणों ने मिलकर आखिरकार मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। इनका विवरण इस प्रकार से है, जैसे सतीश चंद्र एवं प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपने महत्वपूर्ण अनुसंधानों द्वारा मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में नई बहस छेड़ी है। इन्होंने मुगल साम्राज्य की प्रकृति तथा पतन को समझने के लिए उसकी कार्य पद्धति एवं उसकी योजनाओं का परीक्षण किया तथा ऐसे साम्राज्य के पतन के लिए मनसबदारी एवं जागीरदारी प्रणाली की असफलताओं को जिम्मेदार बताया। प्रोफेसर चंद्र का मानना है कि यह व्यवस्था शाहजहां के काल तक सुचारू रूप से चलती रही, परंतु औरंगजेब के काल के अंतिम दिनों में इस व्यवस्था में दोष आने लगा। जैसे ही यह व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी, वैसे ही साम्राज्य का विघटन होना आरंभ हो गया। प्रोफेसर इमरान हबीब ने मुगलों की राजस्व वसूली व्यवस्था में दोषों को साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार माना है। तो देख लेना, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बोल देना, मैं अच्छे से फिर समझा दूंगी इसको, क्योंकि समझने की अपेक्षा पीडीएफ देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर कोई देखना नहीं चाहता इसको। तो देख ले ये। यहाँ पर निष्कर्ष आ जाएगा। निष्कर्ष पढ़ देती हूँ मैं एक बार। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 18वीं सदी की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज की विशेषता उन प्रवृत्तियों से है जो परिवर्तन और निरंतरता दोनों को दर्शाती है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह बहस अधिक गहन और प्रासंगिक हो गई, जिसने उत्तर भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार की शुरुआत और स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखा। संगीत, वास्तुकला, आर्थिक प्रणालियों और संस्कृति के क्षेत्र में निरंतरता और परिवर्तन भी बहस का विषय है। कलाकार अन्य क्षेत्रों और संस्कृति में स्थानांतरित हो गए, यह भी बहस का विषय है। कलाकार अन्य क्षेत्रों केंद्रों में स्थानांतरित हो गए क्योंकि मुगल साम्राज्य उनके संरक्षण का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त हो गया। इस परिवर्तन को निरंतरता के एक तत्व के साथ जोड़ा गया, क्योंकि संरक्षण ग्राहक संबंध समान रहे। ठीक है, तो देख लेना आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और पब्लिक ओपिनियन से रिलेटेड और हिंदी AMIL, ठीक है, हिंदी का ऐसे रिलेटेड। तो देख लीजिए, और PDF चाहिए तो कमेंट्स में बोल देना आप।